नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम कानून पर बात करने वाले हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसे हम PWDVA भी कहते हैं। जी। हमारे पास जो कानूनी दस्तावेज और विश्लेषण हैं, उनके आधार पर हम गहराई से समझेंगे कि ये कानून असल में है क्या और क्यों ये इतना ज़रूरी है। बिल्कुल, और ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये कानून मतलब पहली बार इसने घरेलू हिंसा को सिर्फ मारपीट या शारीरिक चोट से आगे बढ़कर देखा। हाँ, बिल्कुल। इसने भावनात्मक, जुबानी, यहाँ तक कि आर्थिक शोषण को भी आप कह सकते हैं कानूनी दायरे में लाया, एक पूरा फ्रेमवर्क दिया। सही कहा। जैसे इसकी धारा 3 है, उसमें परिभाषाएं इतनी ज्यादा फैली हुई है। ये सिर्फ फिजिकल चोट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी ऐसा काम या बर्ताव जो किसी महिला की सेहत, उसकी सुरक्षा, जिंदगी या उसकी मेंटल हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाए, वो इसमें आता है। हाँ। इसमें फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल और इमोशनल अब्यूज, और ये आर्थिक वाला पहलू भी शामिल है। हाँ, और ये आर्थिक वाला पहलू अक्सर लोग भूल जाते हैं, जैसे अपमान करना, ताने मारना, बच्चा नहीं है या लड़का क्यों नहीं हुआ। ये सब तो है ही, मतलब मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार। पर साथ में जरूरी खर्चे ना देना या घर के साझे संसाधनों तक पहुंच न देना, ये भी आर्थिक दुर्व्यवहार है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर इस कानून के दायरे में आता कौन है? मतलब सुरक्षा किसे मिलती है और किसके खिलाफ? देखिए, कानून में जिसे पीड़ित व्यक्ति कहा गया है, वो कोई भी महिला हो सकती है। शर्त ये है कि वो उस व्यक्ति के साथ घरेलू रिश्ते में है या रह चुकी है जिसके ऊपर वो दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। ओके। और जिसके खिलाफ शिकायत होती है, यानी प्रतिवादी, वो आमतौर पर वयस्क पुरुष होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पति या पुरुष साथी के रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं। ओहो, रिश्तेदार भी? महिला रिश्तेदार भी? हाँ, पुरुष या महिला कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पति पत्नी या पार्टनर तक ही सीमित नहीं है। तो फिर ये घरेलू रिश्ता क्या भला है? मतलब किसे कहेंगे घरेलू रिश्ता? इसका मतलब सीधा सा है, एक साझा घर में रहना या कभी साथ रह चुके होना। अभी रिश्ता खून का हो सकता है, जैसे माँ बेटा, भाई बहन। ये 2020 का मामला है। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला का उस घर में रहने का अधिकार सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि घर का मालिक कौन है। तो फिर किस बात पर करता है? इस बात पर कि क्या महिला उस घरेलू रिश्ते के दौरान उस घर में रह रही थी। अगर हाँ, तो वो उसका साझा घर है और उसे वहां रहने का अधिकार है। रिश्ता उस अधिकार की बुनियाद है, न कि मालिकाना हक। वाह, मतलब कानून रिश्ते की सच्चाई को देख रहा है, सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजों को नहीं। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है सोच में। बिल्कुल। इसने एक पुराने, काफी सीमित नजरिए वाले फैसले को, SR बत्रा वाले केस को पलट दिया। और फिर ललिता टोप्पो जैसे मामलों में तो ये भी माना गया कि अगर महिला पति के रिश्तेदारों के घर में भी घरेलू रिश्ते में रह रही थी, तो वो भी साझा घर माना जा सकता है। अच्छा, तो अगर कोई महिला ऐसी मुश्किल में है, तो उसे असल में मदद क्या मिल सकती है कोर्ट से? मतलब क्या राहत मिलती है? कई तरह की राहतें हैं। सबसे पहले तो संरक्षण आदेश है, मतलब कोर्ट हिंसा या उसके किसी भी रूप को रोकने का आदेश दे सकता है। ठीक है। फिर निवास आदेश है। इसमें या तो महिला को उसी साझा घर में रहने दिया जाता है या प्रतिवादी को कहा जा सकता है कि वो उसके लिए कोई और रहने का इंतजाम करे, जैसे किराए का घर। फिर आर्थिक मदद के लिए मौद्रिक राहत है। इसमें रोजमर्रा के खर्चे, नुकसान की भरपाई और अगर जरूरी हो तो मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता शामिल है। ये धारा 20 में आता है। ओके। बच्चों की कस्टडी के लिए, मतलब अस्थायी अभिरक्षा के लिए अभिरक्षा आदेश मिल सकता है। और अगर चोट लगी है, शारीरिक या मानसिक, तो उसके लिए मुआवजा आदेश भी है। और ये सब मिलने में तो वक्त लगता होगा। फौरी मदद के लिए कुछ है? हाँ, बिल्कुल। कानून में अंतरिम आदेश यानी इंटरिम ऑर्डर्स का प्रावधान है, ताकि तुरंत कुछ राहत मिल सके जब तक केस चल रहा है। आपने गुजारा भत्ते की बात की। इसमें अक्सर ये सवाल उठता है कि कितना मिलेगा, कैसे तय होगा? क्या इस पर कोई स्पष्टता है? हाँ, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश बनाम नेहा मामले में, ये भी 2020 का ही है, कुछ गाइडलाइंस दी हैं, खासकर अंतरिम गुजारा भत्ते के लिए। अच्छा, क्या गाइडलाइंस है? कोर्ट ने कहा है कि राशि तय करते वक्त दोनों पक्षों की जरूरतें, आमदनी, संपत्ति, देनदारियां और महिला का जीवन स्तर, इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। कोशिश ये है कि राशि यथार्थवादी हो और समय पर मिले। ये तो जरूरी है। अच्छा, ये सब तो हो गई कानूनी प्रक्रिया, पर क्या जमीन पर कोई सिस्टम है जो महिला की मदद करे इस सब में? अकेले कैसे करेगी वो? नहीं, बिल्कुल सिस्टम है।
हर जिले में राज्य सरकार संरक्षण अधिकारी नियुक्त करती हैं। ज़्यादातर ये महिलाएं होती हैं। इनका काम है महिला की मदद करना, जैसे शिकायत लिखवाना, कोर्ट तक पहुंचाना, बाकी मदद दिलवाना। ये मैजिस्ट्रेट की मदद भी करते हैं। अच्छा, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। जी, और इनके अलावा बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जिन्हें कानून में सेवा प्रदाता कहा गया है। ये एनजीओज कानूनी सलाह, मेडिकल मदद, रहने की जगह यानी शेल्टर वगैरह मुहैया कराती हैं। और पुलिस? हाँ, पुलिस और मैजिस्ट्रेट की भी ये ड्यूटी है कि अगर कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकायत लेकर आती है तो उसे उसके अधिकारों और इन मदद के रास्तों के बारे में बताएं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो PWDVA सिर्फ मारपीट के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये हर तरह के घरेलू शोषण, भावनात्मक, जुबानी, आर्थिक, सबके खिलाफ एक मजबूत ढाल है। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ पति नहीं, उसके रिश्तेदारों को भी दायरे में लाता है और सबसे बड़ी बात, रहने की जगह और आर्थिक मदद जैसे ठोस अधिकार देता है। सही कहा। ये कानून कागज पर तो बहुत मजबूत है, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है। कानून ने तो ढांचा दे दिया, पर जमीन पर ये अधिकार असल में कितने मिल पा रहे हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि सामाजिक दबाव होते हैं, जागरूकता की कमी होती है, सिस्टम तक पहुंचने में भी अपनी दिक्कतें हैं। तो सवाल ये है कि सिर्फ कानून बना देना काफी है या फिर हमें उस कानूनी ढांचे से आगे जाकर भी कुछ सोचना होगा ताकि इसका असली फायदा हर उस महिला तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें आगे भी सोचने की जरूरत है।